नमस्कार मित्रों, आपका तथागत सिविल सर्विसेज क्लास में फिर से स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पर जो प्रमुख विषय पढ़ने वाले हैं वो है पवन अर्थात विंड। हम इसे एयर भी कहते हैं, इसे हवा भी कहते हैं, अर्थात कई नामों से हम जानते हैं। तो उनके विषय में पढ़ेंगे कि उनकी संरचना कैसी होती है, उनका स्वरूप कैसा होता है, वह कितने प्रकार की हो सकती हैं। और फिर सबसे प्रमुख चीज जो हमारे परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है, अर्थात कौन सी हवा कहाँ पर चलती है, ठंडी हवा कहाँ चलती है, गर्म हवा कहाँ चलती है, उसके अपने क्षेत्र कौन कौन से हैं, उसके अपने प्रकार कौन कौन से हैं, और अगर उसकी कोई विभिन्न प्रकार की अलग अलग सी विशेषता है तो वह अलग सी विशेषता किस प्रकार की है। तो इन सभी के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए इस विषय को शुरू करते हैं। और अगर इससे पहले की क्लासेस की बात करें तो हम लोगों ने जितना भी वायुमंडल का क्षेत्र था अर्थात उसके स्तर थे वहां तक के विषय हम लोगों ने पढ़ लिए थे। आप पिछली क्लास में जाकर पढ़ सकते हैं। ठीक है मित्रों, तो इसको शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, तथागत सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। साथ में कोशिश ये करिए कि जो भी क्लास आप देख रहे हैं उसको अंत तक देखा करिए। ये नहीं कि आपने उसको स्टार्ट किया और उसके बाद कुछ देर देखा और उसके बाद आपने छोड़ दिया। तो कोशिश ये करिए अंत तक देखिए, क्योंकि अगर अंत तक नहीं देखेंगे तो कोई फायदा नहीं है। ये नहीं होता है कि किस्से कहानियां स्टार्टिंग में अगर जो होता है तो वो इंट्रोडक्शन के रूप में आपने उसको बस सुना और उसके बाद स्किप कर दिया, तो उससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। आप अंत तक नहीं जाएंगे तब तक आपको किसी भी प्रकार की किसी भी क्लास का कोई लाभ नहीं होने वाला। इसलिए प्लीज अंत तक जरूर देखिए। आइए शुरू करते हैं। देखिए, ये हमारा टॉपिक है पवन या हवा या विंड या एयर, जो भी हम कहें। ये एक ऐसी हमारी प्रकृति की संरचना है जो वायु गति के रूप में प्रवाहित होती है, वायुमंडल में स्थित है, जो विभिन्न गैसेस का मिक्सचर है, अर्थात जिसमें बहुत सारी गैसेस हैं, जो हवा के रूप में संचरित होती है। जब वह केवल वायु होती है तो वो एक प्रकार से ऑक्सीजन के रूप में संचरित होती है, लेकिन जब वो हवा के रूप में संचरित होती है तो वो एक प्रकार से गैसेस का मिक्सचर हो जाती है। बहुत सारी नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, अगर वायुमंडल क्षेत्र में हाइड्रोजन है, ऑर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, या इस तरह की जो भी गैसेस हैं उन सभी का एक मिक्सचर बन जाती है जो प्रवाहित होती है। दूसरी चीज ये है कि जब हम इसमें दो चीजें पढ़ते हैं, एक वायु तरंगे पढ़ते हैं और दूसरी पवन पढ़ते हैं। देखिए, जब हवा जो है वो वर्टिकल गति करती है, ऊर्ध्वाधर गति करती है। वर्टिकल का मतलब ऊर्ध्वाधर, अर्थात कुछ या फिर उत्तर से दक्षिण गति कर रही है या दक्षिण से उत्तर गति कर रही है। ये अगर जैसे हमारी भूमध्य रेखा है 0 डिग्री, तो इस तरह से जो भी गति कर रही है, अर्थात उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ या दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ, या हम इसको ऐसे कहें कि ध्रुवों से जब भूमध्य रेखा की ओर गति करती है, विषुवत रेखा की ओर गति करती है, तो उसे हम वायु तरंग कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, उसे एयर करंट कहते हैं। एयर करंट सबको नहीं कहते हैं, उसकी अपनी एक संरचना है बाकायदा। जैसे डोलड्रम एक प्रकार का एयर करंट है। डोलड्रम एक प्रकार की एयर नहीं है, पवन नहीं है, विंड नहीं है। डोलड्रम क्या है? एक प्रकार का एयर करंट है जो लो प्रेशर बेल्ट से हाई प्रेशर बेल्ट की ओर आगे बढ़ता है। या हम ये कहें कि वो ऐसी है जो ऊर्ध्वाधर गति करने वाली या वर्टिकल गति करने वाली संरचना होती है। दूसरी, जब हम पवनों की बात करते हैं कि पवन क्या होती है, तो पवन का मतलब होता है जब वो कोई भी तरंग किसी भी अक्षांशीय परिस्थिति में जब वर्टिकल के स्थान पर हॉरिजॉन्टल अर्थात क्षैतिज गति करती है तो वो पवन कहलाती है। और यही हमको महसूस होती है, यही प्रमुख रूप से स्थापित संरचना ही है। तो ये पवन है, वो वायु गति थी, वायु तरंगें थी। ये ध्यान रखिएगा, ये अंतर होता है। जब हम पवनों की अन्य बातें पढ़ते हैं तो ये तो स्वरूप हो गया, लेकिन अन्य बातें जब पढ़ते हैं तो हमें कई प्रकार की तरंगें पवनें मिलती हैं। जैसे स्थानीय पवनें होती हैं, स्थानीय या लोकल विंड हो सकती हैं, स्थायी या सामयिक पवनें हो सकती हैं। तीसरा सामयिक, ये सनातनी पवनें, तीसरा जो होता है वो सामयिक पवनें का स्वरूप होता है। अगर हम स्थानीय पवनों को दो भागों में बांटे तो गर्म और ठंडी, किसी स्थान पर गर्म हवा चल रही होगी, कहीं पर ठंडी हवा चल रही होगी।
स्थायी या सनातनी को बांटे तो 3 भागों में बढ़ती हैं। एक व्यापारिक या पूर्वा, प्रति व्यापारिक या एंटी ट्रेड विंड, और पोलर विंड या ध्रुवी तरंगे, ध्रुवी पवनें। व्यापारिक पवनें 2 भागों में बढ़ती हैं, एक उत्तरी एक दक्षिणी व्यापारिक पवनें। प्रति व्यापारिक या पछुआ पवनें जो होती हैं वो भी 2 भागों में उत्तरी दक्षिणी में बढ़ती हैं। ध्रुवी तरंगे उत्तरी दक्षिणी में ये भी 2 भागों में बढ़ती हैं। सामयिक पवनें, मानसूनी पवनें या समीर 2 तरह की होती हैं। मानसूनी तो जैसे भारत में ही भारत का मानसून प्रसिद्ध है। समीर की बात करें तो 2 तरह के होते हैं, एक तटीय समीर, दूसरा पर्वतीय समीर। उसमें समुद्री समीर और स्थलीय समीर, और पर्वतीय को घाटी समीर और शिखर समीर, इन 2 भागों में बांटा जाता है। तो इस तरह से ये पूरी की पूरी संरचना है कि हमारे पृथ्वी पर किस किस तरह की पवनें या वायु तरंगें प्रवाहित होती हैं। शुरुआत करते हैं स्थानीय पवनों से कि स्थानीय पवनें क्या होती हैं। देखिए, जब स्थानीय पवनें या लोकल विंड्स की बात करते हैं तो इसके नाम से ही समझ में आता है कि ये एक ऐसी तरंग पवन है जो किसी एक स्थान पर चलती हैं। लोकल विंड के रूप में है, एक स्थान पर चलती हैं। इनका कोई निश्चित स्वरूप नहीं होता है कि इसकी कोई विशेष संरचना या विशेष कोई स्वरूप इनका होता होगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन यह ऐसी होती हैं जो कहीं पर ताप के अंतर के कारण यहाँ पर उत्पन्न हो जाती। ताप का अंतर का मतलब यह है कि गर्म से ठंडे की तरफ ज्यादा प्रवाहित होने की संभावना होती है, तो ताप के अंतर के कारण ये उत्पन्न होती हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है स्थानीय पवनों की, लोकल विंड्स की, इनकी कोई दिशा नहीं होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, गर्म और ठंडी हो सकती हैं, जहां का टेम्परेचर ज्यादा है वहां से कम टेम्परेचर वाले की ओर चल सकती हैं, सीधी सी बात है। लेकिन यह किस दिशा में होंगे, किस दिशा का तापमान कैसा होगा, यह निर्धारण पवन के आधार पर नहीं होता है। जिस दिशा में गर्म से ठंडे की स्थिति बन रही होगी उस दिशा में पवन कहीं ना कहीं प्रवाहित होने लगेगी, ये स्थिति ध्यान रखिएगा। तो ये स्थानीय पवनें होती हैं और स्वभाव के अनुसार गर्म या ठंडी होती हैं। दुनिया भर की पवनें, जैसे आप लू को ले लीजिए, लू की स्थिति जो है वो एक प्रकार की, हालांकि वो एक तरह से हम ये कहें तो ये गर्म या ठंडी की स्थिति में ही आती है। गर्म पवन है लू, ये भी ध्यान रखिएगा, जो भारत में चलती है, बड़ी प्रसिद्ध पवन है। इसी तरह से अगर हम फोइल की बात करें तो आल्प्स पर्वत के क्षेत्र में फोइल जो है वो चलने वाली गर्म पवन है। इसी तरह से हम गिबली की बात करें जो ट्यूनीशिया के क्षेत्र में चलने वाली गर्म पवन है। इसी प्रकार से अगर हम विली विली की बात करें जो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र में चलने वाली ठंडी पवन है, तो इनके अपने कई स्वरूप हैं गर्म के, जैसे लू हो गया, जैसे फोइल हो गया, जैसे विली विली हो गया। तो ये दोनों गर्म है, ये ठंडी है, ये ध्यान रखिए। तो इनकी अपनी स्थिति है। अब आ जाते हैं स्थायी या सनातनी पवनों पर। स्थायी या सनातनी, देखिए शब्द से ही है स्थायी, सनातनी सेनेटाइन, सनातनी शब्द भी स्थायी का स्वरूप है। अर्थात ये ऐसी पवनें हैं जो कहीं ना कहीं उस समय जब पृथ्वी का निर्माण प्रक्रिया चल रही थी तब प्रारंभ हुई थी और आज तक निरंतर वैसे ही चल रही हैं। अर्थात हम अगर इनकी बात करें स्थायी या सनातनी पवनों की, तो यह मुख्य रूप से पोल से ध्रुवों की तरफ लगातार ध्रुवों से भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा की ओर लगातार चल रही, निरंतर चलने की स्थिति है। और यह विभिन्न वायुदाब पेटियों से होती हुई चलती हैं। कहीं पर उच्च वायुदाब पेटी होती है, कहीं पर निम्न वायुदाब पेटी होती है। उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की संरचना कुछ इस प्रकार है कि यह पोल से नीचे उतरती हैं, तो कहीं ना कहीं ये हाई वायुदाब की स्थिति में होती हैं, कहीं ना कहीं, ये ध्यान रखिएगा, और उच्च वायुदाब की स्थिति में। उसके बाद ये सीधा सा मतलब है ये निम्न वायुदाब का क्षेत्र है, यहाँ से उतरती हैं, यहाँ से ऊपर भी जाने वाली पवनें होती हैं। इसके बाद फिर नीचे उतरने वाली, फिर ऊपर जाने वाली, फिर नीचे उतरने वाली। अर्थात कुछ इस तरह की संरचना इनके बीच में होती। अर्थात कहीं ये लो बेल्ट पर चलने वाली, कहीं पर हाई बेल्ट पर चलने वाली, ये सारी की सारी संरचनाएं होती हैं। तो ये जो पवनें हैं ये पृथ्वी के निर्माण के समय से
जब से पौने चली हैं तब से लगातार चल रही हैं, अर्थात इन्होंने अपने स्वरूप में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ किया है, इसीलिए हम इनको स्थायी या सनातनी पौने कहते हैं। इनमें 3 तरह की हैं, व्यापारिक या पूर्वा, ट्रेड विंड या फॉर्मर विंड्स इन्हीं को कहते हैं, प्रति व्यापारिक या पछुआ, एंटी ट्रेड विंड ध्यान रखिएगा या वेस्टर्नी विंड, और पोलर विंड या ध्रुवी पौने जो हैं। अगर हम पूर्वा पौने या व्यापारिक पौनों की बात करें तो यह पौने जो हैं, ये खासतौर से हम इसकी केवल बात करें तो जैसे हमारा ये पृथ्वी का स्वरूप है, पूर्वा क्यों कहते हैं, और ये आपका 0 डिग्री विषुवत रेखा का क्षेत्र है, ये आपके 90 डिग्री नॉर्थ का क्षेत्र, ये 90 डिग्री आपका साउथ का क्षेत्र, सॉरी ये स्वरूप है। यह पौने जो है वो खास तौर से महाद्वीपों के पूर्वी किनारे से प्रारंभ होती हैं। जितनी भी पौने हैं वो महाद्वीपों के पूर्वी किनारे से प्रारंभ होती हैं, विकसित होती हैं, और कहाँ की ओर चलती हैं, खास तौर से भूमध्य रेखा की ओर चलने वाली पौने होती हैं। दोनों ही तरफ से ये भूमध्य रेखा की ओर चलने वाली पौने होती हैं, ये ध्यान रखिएगा। प्रारंभ कहाँ से होता है, महाद्वीपों के पूर्वी किनारों से होता है, जितने भी महाद्वीप हैं उन सभी के पूर्वी किनारे से, और किधर की ओर चलती हैं, ये भूमध्य रेखा की ओर कहीं ना कहीं चलती हैं। उत्तरी गोलार्ध में इन्हें उत्तरी पूर्वा कहते हैं और दक्षिणी गोलार्ध में इन्हें दक्षिणी पूर्वा कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में अलग अलग नाम से जानी जाती है। यह पौने उष्ण कटिबंध के खासतौर से 5 डिग्री से 30 डिग्री के मध्य चलती हैं, अर्थात कुछ इस संरचना में ये प्रवाहित होती हैं। भूमध्य रेखा के 5 डिग्री से 30 डिग्री के मध्य चलने वाली पौने होती हैं, और पूर्वी तटों से यह कहीं न कहीं महाद्वीपों के पूर्वी तट से चल रही होती हैं, इसलिए इनमें जल की मात्रा बहुत अधिक होती है, आर्द्रता बहुत अधिक होती है। और जल की मात्रा या आर्द्रता बहुत अधिक होने का सबसे बेहतरीन स्वरूप ये है कि कहीं ना कहीं यह अच्छी वर्षाकारी होती हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि जैसे जैसे ये महाद्वीपों के क्षेत्र में जाती हैं वैसे वैसे इनकी आर्द्रता जो होती है वो कम होती चली जाती है। सीधी सी बात है, टेम्परेचर बढ़ता जाता है, कहीं ना कहीं वाष्पन शुरू हो जाता है, तो इनकी जो आर्द्रता है वो कम होती चली जाती है। प्लस महाद्वीपों के तटीय क्षेत्रों से पानी प्राप्त करती हैं, समुद्री क्षेत्रों से, और जब आंतरिक क्षेत्रों में पहुंचती हैं तो कहीं ना कहीं ताप अधिक होने की वजह से स्थल का वाष्पन शुरू हो जाता है, तो इनकी पानी की मात्रा या आर्द्रता की स्थिति कहीं ना कहीं कमजोर होती चली जाती है। इसलिए महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे तक पहुंचते पहुंचते इनकी आर्द्रता समाप्त हो जाती है, और यही कारण है कि महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे जो हैं वह मरुस्थल बन गए हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे क्यों मरुस्थल बन गए हैं, तो इसका सीधा सा उत्तर है पूर्वा पौने या व्यापारिक पौने। क्योंकि व्यापारिक पौने अपने साथ पानी लेकर तो आती हैं, आर्द्रता की बड़ी मात्रा लेकर पहुंचती हैं, लेकिन पश्चिमी किनारों तक जब तक पहुंचती हैं महाद्वीपों के, तब तक इनकी आर्द्रता कमजोर हो जाती है, पानी कम हो जाता है, और उसकी वजह से क्या होता है, कहीं ना कहीं यह बेकार हो जाती हैं और पश्चिमी किनारे बिना पानी के रह जाते हैं। जैसे भारत की ही बात ले लिए। अब भारत का ये जो स्वरूप है, इसको मैं बिगाड़ देता हूँ, बाद में लिख लेंगे फिर से। जैसे आप भारत का ये हिस्सा देखते हैं, भारत की इस स्थिति में अगर मानसून जो प्रारंभ होता है भारत में वो 2 रूप से, एक दक्षिण पश्चिम मानसून, एक दक्षिण पूर्वी मानसून। ये जो मानसून जाता है कुछ इस प्रकार से प्रारंभ होता है। अब यहाँ पर पानी बहुत है, इसीलिए हमारा ये मेघालय का क्षेत्र है या नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र है, भरपूर पानी होता है। इस मानसून से ये जो पट्टी है इस पे भरपूर पानी होता है, लेकिन जैसे जैसे ये आंतरिक क्षेत्र की ओर प्रवेश करता जाता है वैसे वैसे इसकी आर्द्रता कम होती जाती है, और इसीलिए हमारा ये जो पूरा पश्चिमी बेल्ट है ये क्या है, राजस्थान का रेगिस्तानी क्षेत्र है। ये सीधा सा प्रत्यक्ष उदाहरण है जो पूर्वा पौने या व्यापारिक पौनों की स्थिति का है। दूसरा कहीं ना कहीं ध्यान रखिएगा, ये जैसे थार मरुस्थल हो गया, सहारा मरुस्थल हो गया, कालाहारी मरुस्थल हो गया, सोनोरम मरुस्थल हो गया, मैक्सिको की मरुस्थल हो गए, तो ये सब जो मरुस्थल बने हुए हैं वो उनका सबसे प्रमुख कारण यही है, ये जो आपकी पूर्वा पौने है। दूसरी स्थिति है प्रति व्यापारिक पौने या पछुआ पौने जो हैं। पछुआ पौने सबसे बड़ी चीज ये है कि जो हमारे महाद्वीपों के 35 डिग्री से लेकर
65 डिग्री के जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में विकसित होती हैं। सबसे बड़ी चीज ये है, ये ध्यान रखिएगा। 35 से 65 डिग्री के नॉर्थ के क्षेत्र जो हैं और जो साउथ के क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में कहीं ना कहीं विकसित होती हैं। दूसरी, पश्चिमी किनारों से शीतोष्ण कटिबंध में ये विकसित होती हैं, सबसे बड़ी, क्योंकि ये शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हैं सारे के सारे, चाहे उत्तर में ले लीजिए चाहे आप दक्षिण में ले लीजिए, ये भी स्थिति है। इनकी वजह से क्या होता है कि पश्चिमी किनारों पर वर्षा होती है और पूरे वर्ष भर वर्षा होती है पश्चिमी किनारों पर, ये ध्यान रखिएगा। हालांकि इतनी वर्षा नहीं होती है जितनी पूर्वा पवनों की वजह से होती है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते, आप ये कह सकते हैं, जैसे बिल्कुल अभी अभी मैंने आपको बताया कि पूर्वा पवनें पश्चिमी किनारों पर वर्षा करने में असफल रहती हैं और पछुआ पवनें जो हैं वो कहीं ना कहीं पश्चिमी क्षेत्रों में वर्षाकारी होती है, तो फिर बैलेंस हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा बैलेंस नहीं हो सकता है। कारण ये है कि ये प्रमुख वर्षाकारी पवनें हैं, लेकिन यह प्रमुख वर्षाकारी नहीं। पता चला, जैसे आप ब्रिटेन को ले लीजिए, ब्रिटेन पश्चिमी क्षेत्र में है, पूरे वर्ष भर यहाँ पर बारिश होती रहती है और पछुआ पवनों की आर्द्रता के कारण, और यही एक कारण है कि यहाँ पर पूरे वर्ष भर इन क्षेत्रों में कहीं ना कहीं जलयान का प्रयोग किया जा सकता है, समुद्री जो क्षेत्र है उनका प्रयोग किया जा सकता है। ब्रिटेन के लिए ये वरदान है एक तरह से, ये जेट स्ट्रीम जैसी जो पवनें हैं इत्यादि। एक स्वरूप ये है, आर्द्रता तो होती है लेकिन इतनी नहीं होती है जितनी पूर्वा पवनों में होती है, अर्थात वर्षा तो करती हैं लेकिन बहुत थोड़ी वर्षा करती हैं, और बहुत थोड़ी वर्षा जो दिन में तो प्रतिदिन हो जाती है, ऐसा नहीं कि प्रतिदिन नहीं, प्रतिदिन तक की स्थिति है, लेकिन इतनी नहीं है कि इन किनारों के मरुस्थल बनने से ये रोक पाए, सबसे बड़ी चीज। और अगर क्षेत्रों को ध्यान से देखें तो ये अपने आप में जमे हुए ज्यादातर मरुस्थली क्षेत्र है, तो वो वैसे ही मरुस्थल बने हुए। दूसरी चीज है, पूर्वा पवनें इन क्षेत्रों में नहीं पहुंचती हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये भी एक बात है, क्योंकि पूर्वा पवनें 5 डिग्री से 35 डिग्री के बीच चलने वाली हैं और ये 35 से 65 डिग्री के बीच चलने वाली, तो सीधा सा मतलब है पूर्वा पवनें यहाँ है ही नहीं। तो फिर सीधी सी बात है कि इनके जो क्षेत्र हैं वो अपने आप जमे हुए क्षेत्र हैं, ये एक अपनी अलग सी विशेषता है। जब हम दक्षिणी गोलार्ध की बात करते हैं, उत्तरी गोलार्ध में तो ठीक है भाई, यहाँ पर रसिया है, कनाडा है, ब्रिटेन या यूरोप के क्षेत्र हैं इत्यादि, अलास्का वगैरह क्षेत्र हैं, भूखंड बहुत बड़ी मात्रा में, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में भूखंड नहीं है भाई। थोड़ा बहुत हिस्सा ये अफ्रीका का पड़ गया, ये थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया और ये आपका न्यूजीलैंड का क्षेत्र, सॉरी न्यूजीलैंड का ये निजी क्षेत्र, बस इतना क्षेत्र पड़ गया, बाकी थोड़ी ना है। तो ये ध्यान रखिएगा, दक्षिणी गोलार्ध में भूखंड न होने की वजह से ये बहुत तेज आवाज करती हुई चलती हैं। जितनी भी प्रति व्यापारिक पवनें हैं, एंटी ट्रेड विंड्स हैं, पछुआ पवनें हैं, वेस्टर्ली विंड्स हैं, वह दक्षिणी गोलार्ध में, साउथ हेमिस्फीयर में बहुत ज्यादा आवाज करती हुई चलती हैं, और इसीलिए इन क्षेत्रों में इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। क्योंकि भूखंड है नहीं तो इनको रोकने वाला कोई है नहीं भाई। भूखंड होगा कहीं पर, अगर मान लीजिए तो कोई पवन अगर चल रही तो इससे टकराकर कहीं ना कहीं उसकी गति धीमी हो जाएगी। जब इस भूखंड ही नहीं होगा तो फिर ये अपनी रफ्तार से आगे बढ़ती चली जाएगी, और ये बहुत तेज आवाज करती हुई, बहुत तेज आवाज सुनाई पड़ती। इसीलिए खासतौर से न्यूजीलैंड के क्षेत्रों में इसकी आवाज बहुत ज्यादा तेज सुनाई पड़ती, क्योंकि न्यूजीलैंड तो बिल्कुल इन्हीं के बीचों बीच क्षेत्र में स्थापित है। इस वजह से न्यूजीलैंड के क्षेत्रों में बहुत ज्यादा आवाज हमको दिखाई पड़ती है, ये ध्यान रखिएगा। नाम क्या है ये ध्यान रखिएगा। जैसे 40 डिग्री साउथ में इन्हें कहा जाता है गर्जन चालीसा, गर्जन चालीसा, रोरिंग फोर्टीज। ये 40 डिग्री साउथ में कहा जाता है, दक्षिण में गर्जन चालीसा या रोरिंग फोर्टीज। 50 डिग्री नॉर्थ में, साउथ में, सॉरी नॉर्थ नहीं, नॉर्थ तो है ही नहीं, इन्हें कहा जाता है भयानक पचासा, भयानक पचासा या टेरिबल 50s, ये ध्यान रखिएगा। 60 डिग्री साउथ में इन्हें कहा जाता है चीखती साठा, चीखती साठा या रोलिंग 60। तो ये नाम हैं जो खासतौर से दक्षिणी गोलार्ध में कहीं ना कहीं उत्पन्न होते हैं, क्योंकि इनकी आवाज बहुत ज्यादा तेज होती है, ये ध्यान रखिएगा।
ध्रुवी पवनों की बात करें, ध्रुवी पवने, यह पवने ध्रुवों से विकसित होती हैं, इसीलिए इनको कहीं ना कहीं ध्रुवी पवने कहा जाता है। नाम से स्पष्ट है, ध्रुवों से उत्पन्न हो रही हैं, इसलिए ये ध्रुवी पवने कहलाती हैं। ध्रुव, ये आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है, ये आपका 0 डिग्री विषुवत रेखा है, ये 90 डिग्री दोनों है। अर्थात यहां से ये नीचे की ओर इनकी जो दिशा होती है कुछ इस प्रकार से होती है। ध्रुवों से प्रारंभ होती हैं, दोनों ही ध्रुवों से, और दक्षिण की अपने अपने रूप से यह विषुवत रेखा की ओर आगे बढ़ती। इसीलिए इन्हें उत्तरी ध्रुव से प्रारंभ होने वाली को उत्तरी ध्रुव पवने और दक्षिणी ध्रुव से प्रारंभ होने वाली को दक्षिणी ध्रुव पवने कहा जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा, ये बहुत अधिक वर्षाकारी पवने होती है। ठीक है, तो ये ध्रुवी पवने हैं। अब तीसरी प्रकार की है मानसून और समीर, इनमें आ जाते हैं मानसून और समीर में, या हम कहें कि सामयिक पवने में। सामयिक पवने जो होती हैं उनका मतलब होता है जो समय के आधार पर निर्धारित होती हैं, समय के आधार पर चलती हैं, जो निश्चित समय है उनका। जैसे मानसून, मानसून ऐसा तो है नहीं कि जनवरी में आ जाता होगा, या ऐसा भी नहीं कि दिसंबर तक बना रहता होगा, जब उसकी मर्जी आ गया, जब उसकी मर्जी चला गया, ऐसा तो है नहीं। एक निश्चित समय है कि जून, मई, लास्ट जून में इसका प्रारंभ होता है और सितंबर अक्टूबर तक ये जाना प्रारंभ कर देता है, लौटता हुआ मानसून हो जाता है। तो एक निश्चित समय है इसका कि मई और जून में ये प्रारंभ होगा और जाकर सितंबर अक्टूबर में ये वापस लौट जाएगा। तो ये एक सामयिक स्थिति है, इसीलिए इनको सामयिक पवने कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। सामूहिक पवने, मानसून तो पूरा डिटेल से ही पढ़ेंगे, इसलिए इसको यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। जैसे भारत में मानसून की स्थिति है और अभी हाल में आने वाला है मानसून, जून में जैसा सुनने में आ रहा है 2020 का मानसून, वो इस बार जल्दी आ जाएगा, सुनने में आ रहा है, अभी हम कह नहीं सकते, क्योंकि मानसून में बहुत सारी अपनी अपनी अलग अलग परिस्थितियां होती हैं। और दिल्ली और कानपुर तक या एक निश्चित समय या 15 जून से 20 जून के बीच में आने की संभावना है। तो इसके विषय में तो हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, इसको साधारण तरीके से पढ़ लेते हैं समीर को। मानसून पर क्योंकि प्रश्न बहुत बनते हैं, इसलिए इसको डिटेल से पढ़ना। समीर का मतलब है जो तटों पर चलने वाली स्थितियां। समीर में हम लोगों ने देखा था दो तरह की स्थितियां, एक तटीय क्षेत्र पर और दूसरा आपका पर्वतीय क्षेत्र। तटीय क्षेत्र पर दो तरह के समीर थे, एक समुद्री समीर और एक आपकी स्थलीय। समुद्री समीर का मतलब यह है कि कुछ इस तरह से मानिए, ये स्थल है, ये समुद्र का क्षेत्र है। दिन के समय की बात करें हम कि दिन के समय की स्थिति, दिन के समय क्या होता है कि ये जो पानी का टेम्परेचर है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाता है और स्थल का जो टेम्परेचर होता है वो कम रहता है। सीधी सी बात है, स्थल का जो टेम्परेचर है वो कम रहेगा और जो समुद्र का टेम्परेचर है, पानी का जो टेम्परेचर है वो अधिक हो रहेगा। लेकिन दिन के समय क्या होता है, जैसे आप जानते ही हैं कि स्थल और पानी के टेम्परेचर में कहीं ना कहीं अंतर आ जाता है। क्या अंतर आ जाता है कि जब सूर्य की रोशनी स्थल पर पड़ती है उतनी ही समुद्र में भी पड़ रही, लेकिन पानी क्या होता है वो धीरे धीरे गर्म होता है, लेकिन स्थल खंड जो होता है वो हमेशा बहुत तेजी से गर्म होता है। ये तो आपको मालूम ही होगा टेम्परेचर के आधार पर। पानी जो होता है वो धीरे धीरे गर्म होता है, स्थल जो होता है वो तेज गर्म होता है। इससे क्या होता है, स्थल का जो तापमान होता है वह दिन में समुद्र के जल के तापमान की अपेक्षा ज्यादा हो जाता है। तो पवन की दिशा किधर की ओर चली, पवन की दिशा अधिक कम तापमान से अधिक तापमान की ओर चलना शुरू कर देती है। इसी को कहा जाता है समुद्री समीर। समुद्री समीर की जो स्वरूप है वो ये है कि दिन के समय जल का तापमान कम होता है और स्थल का अधिक होता है, तो पवन जो है वो समुद्र से स्थल की ओर चलना प्रारंभ कर देती है। रात के समय क्या होता है, रात के समय ये स्थिति बनती है कि स्थल का तो अपना स्वभाव ही है कि वह ज्यादा जल्दी गर्म होता है और ज्यादा जल्दी ठंडा ही होता है, और पानी का या जल का अपना स्वभाव ये है कि वो देर से या धीरे धीरे गर्म होता है, धीरे धीरे ठंडा होता है। तो सीधी सी बात है कि स्थल जो है वो रात्रि में ज्यादा तेजी से ठंडा हो जाएगा अपेक्षा
पानी से, समुद्र के पानी से। तो सीधी सी बात है, इसका टेम्परेचर बढ़ गया, इसका टेम्परेचर कम अधिक बना रहा, इसका टेम्परेचर गिर गया। तो कहीं ना कहीं पवनें जो हैं वो रात में किस तरफ चलेंगी, वो समुद्र की ओर चलना शुरू कर देंगी। इसी को कहा जाता है स्थलीय समीर। समुद्री समीर दिन में चलते हैं और स्थलीय समीर जो होते हैं वो रात्रि में चलते हैं। ये ध्यान रखिएगा, समुद्र इन दोनों ही परिस्थितियों में। दूसरी बिल्कुल ऐसी ही स्थिति पर्वतीय क्षेत्रों में भी है। पर्वतीय क्षेत्रों का मतलब ये है कि जो भी पर्वत के क्षेत्र हैं, पर्वत के क्षेत्र में क्या होता है, दिन की बात करें, दिन में क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा होता है तो शिखर जो होता है वो बहुत तेजी से गर्म होने लगता है, ज्यादा तेजी से गर्म होता है, और जो नीचे का भूखंड होता है वो धीरे गति गर्म होता है, क्योंकि ये पहुंच में ज्यादा होता है रोशनी के। दूसरी चीज ये है, इसकी वजह से स्थल से जो पवनें हैं वो किधर की ओर, चोटी की ओर या ऊपर की ओर चलना प्रारंभ कर देती हैं, या हम ये कहें कि नीचे के भूखंड से शिखर की ओर चलना प्रारंभ कर देती हैं। ये शिखर की ओर जो चलना प्रारंभ कर देती हैं पवनें, इन्हीं पवनों को हम कहीं ना कहीं घाटी समीर के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये घाटी से चल रही होती हैं। ये कोई भी घाटी है, शिखर की ओर चल रही होती है, इसलिए घाटी समीर कहते हैं। सीधी सी बात है, क्योंकि पवन की जो मात्रा है, भार है, वो कम हो जाता है, वो ऊपर उठने लगता है, शिखर की ओर चलने लगता है। रात्रि के समय क्या होता है, रात्रि के समय बिल्कुल इसका अपोजिट होता है। सीधी सी बात है, रात्रि के समय क्या होता है कि रात में ये जो इस क्षेत्र है शिखर का वो तेजी से ठंडा होता है, और घाटी का जो क्षेत्र है वो थोड़ा समय लेता है ठंडा होने में। तो यही पवन जो है, जो ऊपर की ओर आई थी, वो कहीं ना कहीं नीचे की ओर जाना शुरू कर देती। ये उतरती हुई स्थिति जो होती है वो शिखर समीर कहलाती है। जब घाटी से शिखर की ओर चढ़ रही थी तो घाटी समीर कहलाती थी, जब शिखर से घाटी की ओर वापस लौट रही है तो उसे हम शिखर समीर के नाम से जानते हैं। तो दोनों ही स्थितियां हैं इसमें, ये भी ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज, इस पे एक और चीज है, ये ध्यान रखिएगा शिखर समीर घाटी समीर में, कि यहां तक तो मान लीजिए इधर से चढ़ रही है तो यहां तक तो चढ़ गई शिखर तक, और इसके बाद ये फिर यहीं से ऊपर निकल गई। ये जो क्षेत्र है ये तो पवन से हीन हो गया, यहाँ पर पवनें आई ही नहीं, इसीलिए ये कहलाता है वृष्टि छाया का क्षेत्र। अर्थात यहाँ पर किसी भी तरह की पवन पहुंची ही नहीं, ये वृष्टि छाया का क्षेत्र कहलाता है। वृष्टि छाया हो गई एक तरह से, यहाँ पवन पहुंची ही नहीं, पवन की मात्रा ही नहीं पहुंची, और इसकी वजह से कहीं ना कहीं ना तो यहाँ वर्षा की संभावना बनती है, ना ही यहाँ पर क्या होता है कि अच्छी वायु की, आर्द्रता वाली वायु की स्थिति बनती है। और इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से बहुत सारे हमारे पर्वतों के पीछे के क्षेत्र, जैसे आप अरावली रेंज को ले लीजिए, अरावली का पूर्वी हिस्सा बहुत अधिक पानी वाला है, लेकिन पश्चिमी हिस्सा सूखा है, रेगिस्तान है, थार का मरुस्थल है। जैसे आप चित्रकूट के आसपास ले लीजिए, चित्रकूट के आसपास जब आप देखते हैं तो विंध्याचल या जो अन्य पहाड़ियां पड़ती हैं वो चित्रकूट के क्षेत्र में प्रवेश करने वाली पवनों को रोक देती हैं। इसकी वजह से पश्चिमी हिस्से में पानी नहीं बरसता, चित्रकूट का जो क्षेत्र है, बुंदेलखंड का जो क्षेत्र सूखा हो जाता है। विदर्भ के क्षेत्र में आप ध्यान दीजिए, पश्चिमी घाट का क्षेत्र है, विदर्भ के पूर्व का हिस्सा बहुत अधिक पानी का वाला होता है, लेकिन विदर्भ के पश्चिम का हिस्सा जो है, पश्चिमी घाट के पश्चिम का हिस्सा, वो कुछ ऐसी सेप बना हुआ है कि वहां पर पवन पहुंच ही नहीं पाती, जिसकी वजह से जल से हीन हो जाता है। और ये स्वरूप क्या है, ये शिखर और घाटी की तरह का ही स्वरूप है, ये भी ध्यान रखिएगा, इस कारण होता है। ठीक है मित्रों, तो ये हमारी पवनें हैं, ये ध्यान रखिए। अब विश्व में पाई जाने वाली प्रमुख पवनों के नाम मैं बोल देता हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिए अपनी अपनी नोटबुक में। तो सबसे पहले स्थानीय जितनी भी पवनें हैं, सबसे पहले गर्म हवाएं जो हैं, गर्म पवनों की बात करते हैं। तो विश्व की जो प्रमुख पवनें हैं उसमें सबसे पहली गर्म हवा है। कौन सी हवा कहाँ पर है ये भी आपको याद रखना, क्योंकि इस पर बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे पहली है फोइल। फोइल जो है वो आल्प्स पर्वत
के आसपास चलती है, जो स्विट्जरलैंड में के क्षेत्रों में खास तौर से चलने वाली हवा है। फोइल, ये आल्प्स पर्वत में स्विट्जरलैंड के क्षेत्रों में। दूसरी है शिनूक। शिनूक जो है वो रॉकी पर्वत श्रृंखला में पश्चिमी ढाल में विकसित होती है। कहां पर? कनाडा और यूएस में। ये तो आपका स्विट्जरलैंड में आल्प्स पर्वत के क्षेत्र में, और ये यूएसए कनाडा में है। इसके साथ ही सिमोन है। सिमोन जो है वो आपकी सहारा मरुस्थल का जो क्षेत्र है वहां पर विकसित होती है। सिरोको भी जो आपका सहारा का क्षेत्र है उस क्षेत्र में कहीं न कहीं विकसित होती है, ये ध्यान रखिएगा। और इजिप्ट में, मिस्र में सिरोको को खमसिन के नाम से जाना जाता है। ये सिरोको जो है वो इजिप्ट क्षेत्र में खमसिन कहलाती है। इसके साथ ही है हरमट्टन। हरमट्टन ये भी सहारा के शुष्क प्रदेशों में चलने वाली हवा है कहीं ना कहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये शीत ऋतु में भी चलती है और स्वास्थ्यवर्धक होती है, इसीलिए डॉक्टर्स विंड के नाम से भी जानी जाती है। सिरोको जो है वो डॉक्टर्स हवाओं के नाम से भी जानी जाती है, क्योंकि ये शीत ऋतु में भी चलती है, इसलिए ये काफी स्वास्थ्यवर्धक होती है सर्दियों में, इस वजह से। अगली है गिबली। गिबली जो चलती है वो ट्यूनीशिया के क्षेत्र में चलती है। ब्लैक रोलर जो चलती है वो उत्तरी अमेरिका के क्षेत्रों में चलती है, यूएसए, खासतौर से यूएस कनाडा में। अगली है सेंटा एने। सेंटा एना जो है वो भी यूएस के कैलिफोर्निया के क्षेत्र में चलती है। अगली है सरेनो। सरेनो आपकी दक्षिण पूर्वी स्पेन में चलने वाली हवा है, और जिब्राल्टर की खाड़ी के क्षेत्र में भी सरेनो ही चलती है, ध्यान रखिएगा। अगली है जोंडा। ये आपकी मध्य अर्जेंटीना के क्षेत्रों में चलने वाली और उरुग्वे और मध्य अर्जेंटीना के क्षेत्र में चलने वाली हवा है। अगली है योमा। योमा चलती है जापान के क्षेत्रों में। अगला है आइला। आइला चलती है फ्रांस के क्षेत्रों में, ये ध्यान रखिएगा। आइला जो है वो फ्रांस के क्षेत्रों में चलती है। लू जो है वो भारत और पाकिस्तान में चलती है। इसके साथ ही सैमून। सैमून जो चलती है वो ईरान के क्षेत्रों में चलती है, खासतौर से ईरान का जो कुर्दिश का क्षेत्र है वो वाला। अगली है बर्ग। बर्ग जो चलती है वो साउथ अफ्रीका में चलती है, दक्षिण अफ्रीका के क्षेत्रों में। अगली है सुखोमी। सुखोमी जो चलती है वो यूरोप में खासतौर से रूस और कजाकिस्तान के जो क्षेत्र हैं वहां पर सुखोमी चलती है। अगली है कराबोरान। कराबोरान जो है वो आपका चीन के जो सिकियांग के क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में चलती है, चीन के सिकियांग में। अगली है नॉर्वेस्टर। नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड के क्षेत्रों में चलने वाली हवा है। तो वैसे तो नॉर्वेस्टर जो है वो असम के क्षेत्रों में चलने वाली प्री मानसून भी है, ये भी ध्यान रखिएगा। लेकिन मुख्य रूप से जो न्यूजीलैंड के क्षेत्रों में चलने वाली जो गर्म हवा है उसको भी नॉर्वेस्टर के नाम से ही जाना जाता है। बाकी असम के क्षेत्रों में भी नॉर्वेस्टर के नाम से चलने वाली प्री मानसून हवा, ये भी ध्यान रखिए। ये गर्म हवाएं हैं सारी की सारी, ये ध्यान रखिएगा। अब दूसरी है जो विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में ठंडी हवाएं चलती हैं, उनके भी नाम लिख लीजिए। ठंडी हवा में बहुत प्रश्न आया है कई बार ठंडी हवा को लेकर, जैसे बोरा या बोरान भी इसे कहा जाता है, जो इटली और यूगोस्लाविया के क्षेत्र में चलने वाली हवा है, यूगोस्लाविया। अगली मिस्ट्रल बहुत पूछी गई है, ध्यान रखिएगा। मिस्ट्रल पर बहुत प्रश्न आता है, आल्प्स के क्षेत्र में चलती है, खासतौर से जो स्पेन और फ्रांस का जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों में चलने वाली ये हवा है। और इसकी रफ्तार भी 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक की होती है, वो भी सर्दियों में। बोरा की 190 किलोमीटर प्रति घंटे की भी हवा हो सकती है, ये भी ध्यान रखिए। अगली है मौसम। ये अंटार्कटिका के क्षेत्र में चलने वाली हवा है।
ये भी ब्यूरॉन भी बहुत पूछी गई है, ध्यान रखिएगा। ब्यूरॉन जो है वो रूस के साइबेरिया के क्षेत्र में चलने वाली हवा है, वो ध्यान रखिएगा। जो ब्यूरॉन है बहुत पूछी गई है। अगली है पैम्पिरो। पैम्पिरो जो है वो अर्जेंटीना के क्षेत्रों में चलने वाली हवा है। अगली है नॉर्दर्न। नॉर्दर्न ये मध्य अमेरिका के क्षेत्रों में चलने वाली हवा है, मध्य अमेरिका के क्षेत्रों में। अगली है ग्रीगेल। ग्रीगेल जो है वो आपकी दक्षिण पूर्वी भूमध्य सागर के क्षेत्रों में चलने वाली हवा है, ग्रीगेल। अगली है पपाग्यो। पपाग्यो जो है वो मैक्सिको के क्षेत्रों में चलने वाली हवा है। पपाग्यो मैक्सिको के क्षेत्रों में चलने वाली हवा है। अगली है 22 जो है वो दक्षिणी फ्रांस के क्षेत्रों में चलने वाली हवा है। अगली है पारगा या यारगा। ये रूस का जो साइबेरिया का क्षेत्र है वहां चलती है। अगली है बरगान। इस पर भी बहुत पूछा गया है, ये पेरू और चिली की हवा है। अगली है विलीवा। विलीवा जो है वो अलास्का के क्षेत्रों में चलने वाली, खासतौर से जो यूएसए का क्षेत्र है। अगला है विली विली, ये ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्रों में। अगली है ज्यूरॉन। ज्यूरॉन जो चलती है वो जेनेवा के क्षेत्रों में। ज्यूरॉन जेनेवा की बात करें तो स्विट्जरलैंड, मतलब ज्यूरॉन स्विट्जरलैंड। अगली है हबूफ। हबूफ जो चलती है वो सूडान के क्षेत्रों में चलने वाली हवा है। ग्रेंडा और लॉरी, ये हवा जो है वो खासतौर से पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्रों में चलने वाली हवा है। ग्रेंडा और लॉरी खासतौर से उत्तर पश्चिमी जो ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र है वहां चलने वाली प्रमुख हवा। तो ये जो हवाएं हैं ये विश्व में चलने वाली ठंडी हवाएं, शीत हवाएं। ठीक है मित्रों, तो ये हमारा जो चैप्टर है वो हवाओं वाला समाप्त होता है यहाँ से। ये विश्व की प्रमुख हवाएं हैं, इनको याद कर लीजिए, रट डालिए। बहुत प्रश्न आते रहते हैं इससे, अक्सर लगभग कोई ऐसी परीक्षा नहीं जिसमें इस पे प्रश्न पूछा गया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।